नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और एक बार फिर से एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गए हम। और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि कल हमने बहुत सारी बातें की, भैया योगी की करीबी विधायक के यहाँ छापा, लेकिन एक चीज जो थी वो कहीं ना कहीं मिस हो गई। आप याद कर लीजिएगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इजराइल के दौरे पर गए तो उसमें एप्स्टीन फाइल, हरदीप सिंह पुरी का जिक्र आया कि वहां जाकर नाचे गाए। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है ये कि भैया पिछली बार तो एप्स्टीन के कहने पर चले गए थे, इस बार उसी एप्स्टीन की विदेश नीति को फॉलो करते हुए इजराइल चले गए। लेकिन एक चीज जो किसी ने गौर नहीं की, ऐसा लग रहा है कि इस बार जो विपक्षी दल और खासतौर से राहुल गांधी का जो निशाना है बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। और कहीं ना कहीं अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिनों तक टाला नहीं जा सकता। एक एक चीज पर गौर कीजिएगा। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल रवाना होते हैं और एप्स्टीन फाइल में उनके करीबी मित्र जिस कारोबारी का नाम आता है उस कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई एक तरह से होनी शुरू हो जाती है। आज फिर से प्रधानमंत्री अपने इजराइल दौरे के दूसरे दिन बैठकें कर रहे हैं, कई तरह के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, और उनके वो करीबी मित्र को जो है, जो कारोबारी है, बहुत बड़े कारोबारी है, उनको ईडी के दफ्तर में पहुंचना पड़ रहा है। तो क्या राहुल गांधी के दबाव के आगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुकते हुए नजर आ रहे हैं? क्या राहुल गांधी के प्रेशर को अब मोदी साहब झेल नहीं पा रहे और उनको लग रहा है कि मामला गड़बड़ है? तो एक दोस्त से कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन क्या वो दूसरे दोस्त तक पहुंचेगी? क्या वो मंत्री तक पहुंचेगी? शिव कुमार मिश्रा जी के प्लेटफॉर्म पर भी लगातार कई लोग जुड़ रहे हैं, मेरे प्लेटफॉर्म पर भी लगातार कई लोग जुड़ रहे हैं, और सब यही कह रहे हैं कि भैया उस मंत्री में ऐसी क्या खास बात है कि मोदी साहब उनको हटाने की जरूरत नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब बात अपने पर आएगी तो राजा जो है ना, एक बड़ा वेब सीरीज आया था ना, शायद मिर्जापुर या क्या नाम था उसका शिव जी, कि जब बात राजा पे आती है तो बलि सिपाहियों की दी जाती है, राजा पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो ये तार जो है शिव जी, अब वहां तक पहुंचते जा रहे हैं, कार्रवाई शुरू हो गई है। और आने वाले दिनों में शायद अब इस देश की जनता को वो देखना पड़ेगा जो पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी के कारण देखने की आदत हम लोगों की छूट गई है, और जो मांग हम लोग लगातार पिछले कई सालों से उठा रहे हैं शिव जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर हरदीप पुरी के मामले में या फिर अनिल अंबानी के मामले में प्रधानमंत्री जी कार्रवाई करने से हट क्यों रहे? मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूंगा। एप्स्टीन फाइल में इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस एंड्रयूज परिवार से बेदखल किए गए, सारे शाही खिताब छीन लिए गए। कल उन्हें गिरफ्तारी की भी गाज लटक गई है। नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री गिरफ्तार हो गए, जेल में भेज दिए गए। जेल में उन्होंने अपमानित महसूस करते हुए अपनी जान देने की कोशिश की है, यानी अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की। ढेरों नाम है, 1 दर्जन से ज्यादा लोग अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। चलिए मैं मान लेता हूं हरदीप पुरी के नीचे कोई नाज दबी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार को पसीना आ रहा होगा। अनिल अंबानी तो एक व्यापारी है, व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई से क्यों? यहां यह सवाल उठता है कि अनिल अंबानी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, हरदीप पुरी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो कहते नहीं है तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजा दूंगा, न मैं तेरा मांग रहा हूं इस्तीफा न तू मेरा मांग। ना, लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ गई है शिव जी। अब हो क्या गया है, एप्स्टीन फाइल में आया कि अनिल अंबानी कह रहे हैं कि भैया भारत में, अमेरिका में मोदी जी को कोई भाव नहीं दे रहा, बताओ क्या कर सकते हैं, इजराइल के साथ क्या कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। जवाब में कह रहे हैं कि भैया पूरा बाजार में दे दूंगा। नहीं अब नहीं नहीं, संतोष जी एक बड़ा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के टाइम में कोई एप्स्टीन था? क्या प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के दौर में कोई एप्स्टीन था? कोई XYZ कोई और हो इस नाम से? देखिए, इसकी मैं क्या व्यवहारिक परिस्थिति क्या बताता हूँ। क्या राजीव गांधी के टाइम था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम तो वो पूरे जोशो खरोश पे था? क्या संपर्क किसी ने साधा? अगर भारत का दूतावास अमेरिका में है, भारत का दूतावास इजराइल में है, तो भारत का दूतावास काम करेगा कि कोई एप्स्टीन काम करेगा? इस बात पर सरकार कतई चर्चा नहीं करती।
कतई फॉलो अप नहीं करती। और सबसे घटिया जो काम किया हरदीप पुरी ने कि जब मेक इन इंडिया की तैयारी चल रही थी तब एपेस्टीन को सारी जानकारी हो चुकी थी कि मोदी क्या करने वाले हैं। तो क्या नहीं, ये सिर्फ भारत सरकार के कामों की जानकारी नहीं थी, यहाँ तो अनिल अंबानी न जाने किस हैसियत से भारत का पूरा बाजार उनके सुपुर्द कर रहे थे। और कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल उठाया। मैं कांग्रेस पार्टी के सवालों से इधर हटके ये कहूंगा कि भैया वो मेल का ट्रेन, मेल की तारीख, फिर अमेरिका के दौरे की तारीख, फिर इजराइल के दौरे की तारीख, फिर भारत की विदेश नीति को पूरा सर के बल उल्टा खड़ा कर देना, ये तमाम सवाल तो उठते हैं। लेकिन अब साहब को लग रहा है कि भैया आंच मेरे तक पहुंच रही है। तो होता है ना कि जब एक जगह आग लगती है, मान लीजिए रस्सी में आग लगी, तो बीच में काट के हटा दिया जाता है कि अरे यार ये आग जो है वो हमारे तक ना बढ़े। तो उसी तरह की चीजें शुरू हो गई हैं। और मैं दर्शकों को सीधा सीधा ये बताऊंगा, दर्शकों को सीधा सीधा ये दिखाने की कोशिश करूंगा। और दर्शक अगर इस चीज को समझे, आप ये देख लीजिए कि आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, एक एक चीज को दर्शक समझे और ये आपको बताता हुआ नजर आएगा कि कार्रवाई कैसे शुरू हो रही है। अनिल अंबानी का घर, इजराइल के दौरे के पहले दिन नरेंद्र मोदी इजराइल रवाना होते हैं। यहां ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। किसके खिलाफ? जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, जो ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री के बिहाफ पर अमेरिका को साधने की कोशिश कर रहे थे। और प्रधानमंत्री थे नहीं, लेकिन भारत का पूरा बाजार सौंप रहे थे। पता नहीं मोदी जी ने उनको ठेके पे दे दिया था या क्या दे दिया था, मुझे पता नहीं। दर्शक कमेंट करके जरूर बताएं। तो ईडी ने कार्रवाई की। आज तक की खबर देख लीजिए, राजमहल जैसा अनिल अंबानी का घर एबोर्ड, जिसे ईडी ने किया अटैच। टाइम्स नाउ न भारत, अनिल अंबानी का घर एबोर्ड को ईडी ने किया जब्त, जाने मुकेश अंबानी की एंटीलिया। फिर आगे वो दे रखा है उन्होंने। अडानी साहब की मीडिया एनडीटीवी की खबर, अनिल अंबानी का घर हुआ कुर्क। वो सीधे सीधे कुर्क कह रहे हैं, कोई हिंदी अंग्रेजी के शब्दों में नहीं जा रहे हैं। ईडी ने की कार्रवाई, सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। नवभारत टाइम्स की खबर है, अनिल अंबानी हाउस अटैच्ड, अनिल अंबानी का घर एबोर्ड कुर्क। और द लल्लन टॉप की खबर है, अनिल अंबानी का 3,700 करोड़ रुपए का घर ईडी ने अटैच कर दिया है। ये खबर जो है वो कल की खबर थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इजराइल दौरे पर पहले दिन पहुंचे थे। लेकिन अब जरा आज की खबर देख लीजिए, ये दूसरे दिन की खबर है, यानी प्रधानमंत्री का इजराइल दौरे का दूसरा दिन। और ये देख लीजिए आज तक की खबर, ईडी ऑफिस पहुंच गए अनिल अंबानी। पहुंचना ही पड़ा जनाब को, जाना ही पड़ा ईडी को, ईडी के दफ्तर। तो ईडी के ऑफिस पहुंच गए अनिल अंबानी। अमर उजाला की खबर, ईडी एक्शन, फेमा जांच के बीच उद्योगपति अनिल अंबानी ईडी के दिल्ली दफ्तर पहुंचे। पत्रिका न्यूज की खबर, ईडी ऑफिस पहुंचे अनिल अंबानी, 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड का मामला। और आगे मृतभाषी की ईडी एक्शन, फेमा जांच के बीच उद्योगपति अनिल अंबानी ईडी के दफ्तर पहुंचे। तो शिव जी देख लीजिए, एक दिन मुंबई में जो है वो उनका घर कुर्क किया जाता है, अटैच किया जाता है, और दूसरे दिन उनको दिल्ली में ईडी के ऑफिस में पहुंचना पड़ता है। यानी अनिल अंबानी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने, याद कीजिएगा, सदन के अंदर सवाल उठाया था, शिव जी याद है, कि अनिल अंबानी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है। इनके साथ साथ उन्होंने अडानी का भी नाम लिया था, इनके साथ साथ उन्होंने हरदीप सिंह पुरी का भी नाम लिया था। तो अब जब अनिल अंबानी लपेटे में आ रहे हैं, हालांकि एप्स्टीन फाइल के मामले में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो दूसरे मामले में लपेटे में आ रहे हैं। और हो सकता है, मैं यहाँ पे हो सकता है एक बात करूंगा, तो भाई अनिल अंबानी भी कह सकते हैं पूरी की तरह कि देखो अगर मैं जेल गया तो मैं सारे राज खोल दूंगा, कुछ भी हो सकता है। नहीं तो बिल्कुल आज अनिल अंबानी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और जेल जाने की नौबत आ सकती है। और भले ही ये पूरी रस्सी है, आग लगी है, यहां से काट के हटाने की कोशिश की जा रही है कि आग इधर ना आए, ये देशी भाषा में बता रहा हूं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो लपटे गौतम अडानी तक भी पहुंचेगी, वो लपटे हरदीप सिंह पुरी तक भी पहुंचेगी, और हो सकता है शिव जी कि वो लपटे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचे आने वाले दिनों में। और जाहिर सी बात है कि अब स्थितियां विकट नहीं होती जा रही है देश की। नहीं, लपटें पहुंचेंगी, कोई जलेगा कि नहीं, लपटें ही चलेंगी। लपटों का तो महीना आ रहा है भैया, अब होली आ जाएगी तो चैत्र मास आ जाएगा, यानी बसंत ऋतु का वो पहला गर्मी का महीना शुरू हो जाएगा। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ 4 महीने गर्मी के माने जाते हैं। फिर बरसात आ जाएगी, तो इस गर्मी में लपट चलेगी, यानी गर्म लू चलेगी। लेकिन ये राजनीतिक लू जो चल गई है पिछले लगभग 2025 के आगाज के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोज मुश्किलें बढ़ रही हैं, रोज। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अब तो कल उनकी पुलिस भी
खुला चैलेंज हो गया, एक पुलिस ने दूसरी पुलिस पकड़ ली। इन सब चैलेंजों को झेलते हुए नरेंद्र मोदी अब कुछ भी अपनी बात जनता के मध्य रख नहीं पा रहे हैं। संतोष जी, बड़ी गंभीर बात मैं कह रहा हूं कि इस देश के जनमानस का बड़ा भरोसा था नरेंद्र मोदी पर, वो भरोसा दर का नहीं है, पूरा भरभरा गया है। भरभराया कैसे कि मोदी की रेल बड़ी तेज स्पीड में जा रही थी। अब तेज स्पीड में जा रही थी, उसी समय धर्मेंद्र प्रधान ने पूछा कि नहीं पूछा, यूजीसी का एक मुद्दा छेड़ दिया। न ऊधों को लेना था, न माधों का देना था। यूजीसी ने उस चलती हुई स्पीड को पूरा डिरेल कर दिया। उन्हीं के अपने अंधभक्त समर्थक उन्हीं के विरोध में उतर आए और इसका कोई आंसर नहीं था, कोई भरोसा नहीं था किसी को। वो कह रहे थे कि आप वापस लीजिए इसे, मैं नहीं मानूंगा। इतना इधर चल रहा था, तब तक दलित और पिछड़े मैदान में आ गए कि हटाया तो खबरदार हम देख लेंगे। मामला सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है। इसी दौरान एपिस्टीन फाइल, इसी दौरान आरक्षण, इसी दौरान योगी और मोदी की लड़ाई, इसी दौरान भागवत का लखनऊ जाना, इसी दौरान प्रधानमंत्री का इजराइल जाना, राहुल गांधी नरवड़े की किताब लेके संसद में आ गए, संसद नहीं चली। न बजट सत्र पर चर्चा हुई, न राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई। और बजट सत्र बुलाया क्यों गया था? बजट सत्र पर बात होगी। आप बता दीजिए अगर लोकसभा में कोई चर्चा हुई हो। राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने अपनी झेप मिटाने के लिए वहां स्पीच दी, तब जब विपक्ष मौके पर नहीं था। कोसते रहिए। प्रियंका गांधी बारी बार कह रही हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी पर एक दिन पूरे दिन स्पीच करा दो, संसद में पूरे दिन इसी पर बात करा दो, लेकिन उसके बाद नहीं। इंदिरा गांधी नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, सदन में उन चीजों पर चर्चा होगी और सदन में मौजूदा बातों पर चर्चा नहीं होगी। अगर आपको याद होगा, आई के गुजराल की सरकार चली गई थी एक रिपोर्ट पर, प्रभु चावला ने एक रिस्टोरी की थी भ्रष्टाचार की, और उस पर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। विपक्ष ने बवंडर खड़ा कर दिया था। और आज अगर कारवां मैगजीन में खबर छाप दी तो उस पर चर्चा नहीं होगी। क्या तब यह धारा नहीं थी संतोष जी? क्या तब यह सदन में धारा नहीं थी, संविधान में धारा नहीं थी? लेकिन तब चर्चा होती थी। उसका बड़ा दिलचस्प एंगल है, आप जरा ध्यान से सुनिए। स्पीकर साहब कहते हैं कि भैया जो व्यक्ति सदन के सदस्य है उनका नाम, सदन के सदस्य नहीं है उनका नाम नहीं लिया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि अंबानी का नहीं ले सकते, अडानी का नहीं ले सकते। इस बार राहुल गांधी ने दूसरा तोड़ निकाल लिया। इससे पहले मुझे याद आ रहा है, मैं लोकसभा की कार्रवाई में प्रेस गैलरी में बैठा हुआ था, राहुल गांधी ने मिस्टर A1 और ए कहना शुरू कर दिया था, मतलब मिस्टर ए कहना शुरू कर दिया था। लेकिन जो व्यक्ति उस सदन के नहीं, उस दुनिया में ही नहीं है, अब इस दुनिया में ही नहीं है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनका नाम लेकर देश की सदन के अंदर कुछ भी बोला जा सकता है। अब ये बिरला साहब की नैतिकता हो, मोदी जी की नैतिकता हो, वो देख लीजिए। आपने एक सरकार के कामकाज का जिक्र किया। मुझे लगता है कि आज मैं 2012 के बाद से लेकर 2026 तक तमाम चीजें रख देता हूं। बीजेपी उस समय में कवर कर रहा था। 2012 के बाद जब मोदी का फलक बढ़ता चला गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाते चले गए, एक ब्रांडिंग होती चली गई उनकी, जैसे आजकल योगी की हो रही है। 2013 के बाद जब उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुन लिया गया, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत हुई महंगाई की मार, यानी महंगाई से छुटकारा मिल जाएगा। हालत ये हो गई कि पहले अरुण जेटली, अब वो स्वर्गीय हैं तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महंगाई तो सुरसा की तरह भाग रही है। और एक कंपनी इन्हीं के दोस्त की हुआ करती थी, कच्ची घानी सरसों का तेल बनाते थे, उसकी कीमत तो कुछ ही साल में कई गुना बढ़ा दी थी। बाद में उस कंपनी का शेयर उन्होंने बेच दिया। अभी 2-4 भाजपाई कूद जाते, महंगाई इतनी कम हो गई, मैं उनको लिखता हूँ कि भैया कच्ची घानी सरसों का तेल जो है 2014 में कितने का था और 2024-25 में कितने का था, यही बता दो, भाग जाते हैं सबके सब। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। फिर ये कहा गया देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे, देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे। पहली सरकार में गृह मंत्री बने राजनाथ सिंह। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर राहुल गांधी को जब नोटिस जारी कर दिया था गृह मंत्रालय ने, हमने पूछा कि भैया क्या मामला है, चुनाव से पहले किया आपने? तो उन्होंने कहा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, शिकायत आई, हमने कार्रवाई की, 2019 का 2026 आ गया, आज तक गृह मंत्रालय ये पता ही नहीं लगा पाया कि राहुल गांधी देशी नागरिक है कि विदेशी नागरिक है, किसी और देश के भी नागरिक है। हाईकोर्ट में भी मामला एक तरह से खारिज हो गया।
लेकिन उनके प्रवक्ता बार बार इन सब चीजों को उठाकर इस देश की जनता को भ्रमित करने का काम करते रहते। सरकार के पास तो कोई जानकारी ही नहीं। अब आ जाते हैं रक्षा मंत्री पर। भैया पहली सरकार में रक्षा मंत्री, फिर दूसरी और तीसरी सरकार में तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। ये कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने पीओके दे दिया। अरे तुम्हारी औकात और हैसियत है पीओके लाने की? अभी तो 4 दिन में तुम जीत रहे थे, क्यों नहीं पीओके ले लिया? पूरा पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था, गिड़गिड़ाने लग गया था तुम्हारे सामने। प्रधानमंत्री ने सदन में ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उनके डीजीएमओ ने फोन किया हमारे डीजीएमओ को। तो जब वहां का मिलिट्री अधिकारी गिड़गिड़ा रहा था तुम्हारे सामने, तुम्हारी औकात हुई कि तुम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हिस्से को ले सको? हिम्मत हुई तुम्हारी? अंकल सैम ने फोन कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने डर के मारे कांपने लग गए, थरथराने लग गए, युद्ध विराम की घोषणा करने की हिम्मत तक नहीं कर पाए। युद्ध विराम की घोषणा भी डोनाल्ड ट्रंप ने की। एक ऐसे युद्ध विराम की घोषणा कर दी जिस युद्ध की औपचारिक घोषणा ही नहीं हुई। मोदी है तो मुमकिन है भारत ने एक ऐसी लड़ाई लड़ ली जिस लड़ाई की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई और युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के से। तो ये इनकी रक्षा नीति है। फिर इस देश में आप गृह मंत्रालय पे आ जाइए। गृह मंत्रालय पे फिर मैं एक बार बात फोकस करता हूं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी कुछ महीने पहले डाला था, अपने क्वेश्चन में डाला था मैंने कि इस देश के मोदी सरकार के सबसे असफल मंत्री आप किसको मानेंगे? सबसे ज्यादा वोट पता है किसको मिले थे? अमित शाह को मिले। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमला पता नहीं किसने किया, कौन किया, पकड़ा नहीं गया। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने, उस लाल किले के सामने जिस लाल किले पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं, वहां बम ब्लास्ट हो गया, पता ही नहीं लगा। एक प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली पुलिस को आपने लगा दिया, बिना वारंट बिना नियमों का पालन करते हुए हिमाचल चले गए, हिमाचल पुलिस ने पकड़ के गिरफ्तार कर लिया उनको। आपने इस देश में दिल्ली पुलिस की वो हालत कर दी है। आज से 10 साल 15 साल पहले शिव जी, दिल्ली पुलिस अगर किसी भी राज्य की पुलिस में चली जाती थी ना, दिल्ली पुलिस का एसीपी भी चला जाता था ना, जिले का कप्तान भी उसको इज्जत देते हुए नजर आता था, बाहर तक गेट पे छोड़ने आता था कि अरे नहीं, है तो मुझसे जूनियर ही, लेकिन दिल्ली पुलिस में है तो कोई बड़ा वो होगा, बहुत बड़ा वो होगा। इस तरह से इज्जत दी जाती थी। किस तरह से हुआ कल दिल्ली पुलिस के साथ व्यवहार? क्यों? क्योंकि आपने मजबूर किया कि भैया मैं राजा हूं, मैंने कहा पकड़ के लाओ, तो किसी जज की मत मानो, किसी अदालत की मत मानो, आप पकड़ के लाते रहो। अब आ जाते हैं एक और इनके मंत्री रेल मंत्रालय पे। शिवजी, बतौर रेलवे यात्री इस देश का कोई भी नागरिक क्या चाहेगा? रेलवे समय पर चले, साफ सफाई के साथ चले, अच्छी व्यवस्था हो, दुर्घटना ना हो। इनके पहले मंत्री बने रेल मंत्री पीयूष गोयल, बड़े हवा हवाई थे। उन्होंने कहा कि जैसे यार एरोप्लेन में, मैं खुद था, मैंने उसको रिसर्च किया, उन्होंने कहा जैसे फ्लाइट में एक ही केबिन क्रू होता है जो सारे काम कर लेता है। मैंने कहा सर, फ्लाइट जो होता है वो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का होता है, और फ्लाइट में उड़ान भरते भरते से पहले जो है वो बाकायदा इंजीनियरिंग स्टाफ होता है जो कि पूरा चेक करता है कि भैया सब कुछ ठीक ठाक है नहीं। फ्लाइट में जो एक होता है उनका काम सिर्फ सर्व करना और थोड़ी बहुत छोटी मोटी दिक्कतों को सॉल्व करना होता है, जबकि ट्रेन में ऑन बोर्ड जो है आपको बिजली के मैकेनिक की जरूरत पड़ सकती है, एसी के मैकेनिक की जरूरत, मतलब इलेक्ट्रिकल जानने वाले लोगों की जरूरत पड़ सकती है, फिर साफ सफाई का काम कोई और करता है, फिर रजाई गद्दे तकिया देने का काम कोई और करता है, फिर पेंट्री का काम कोई और करता है। इन्होंने कहा नहीं, एक ही आदमी निपटा देगा। हालत ये हो गई कि अब रेलवे की हालत खस्ता हो गई है। आप किसी भी वीआईपी से वीआईपी ट्रेन में चले जाए, अभी मैं दतिया ही से ही आ रहा था शिव जी, वंदे भारत में, इतनी खराब हालत थी उस ट्रेन की जिसमें प्रीमियम किराया मैंने दिया, इतनी खराब हालत थी। हम सफर जैसी कई ट्रेनें ये चलाते हैं, ट्रेनें समय पर नहीं पहुंचती है, 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे लेट है, लेकिन रेल मंत्री साहब को रील बनाने से फुर्सत नहीं है। वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी है, कोई टीवी चैनल खबर चला देगा तो नोटिस भेज देंगे, क्या करें। अच्छा, वो आईटी मंत्री भी है, सोशल मीडिया पर भी आलोचना करोगे तो वो भी हटवा दिया जाएगा। और महाकुंभ में जो हुआ वो तो हुआ ही, उसी दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मची, और रेलवे ने कैसे शुरुआती फेज में उसको दबाने की कोशिश की। जबकि मुझे याद है शिव जी, मैं पत्रकार था, सप्त क्रांति या शायद बिहार संपर्क क्रांति का भगदड़ मचा, लाइव इंडिया में था, रेलवे मेरी बीट थी, मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, और उस समय के दिल्ली के डीआरएम हुआ करते थे अश्वनी लोहानी, बहुत ईमानदार अधिकारी हुआ करते थे। अटल जी के टाइम में वो अरुण शौरी से लड़ गए थे, बाद में जब केंद्र में आए कांग्रेस की सरकार में कपिल सिब्बल से लड़ गए थे। जहां वो रहे उन्होंने अपनी ईमानदारी से काम किया, लेकिन 15 मिनट 2 से 2.5 किलोमीटर में उनको दौड़ाता रह गया, सिर्फ ये पूछते हुए कि किसने, मुझे हमें नहीं चाहिए कि क्या आप जांच करेंगे क्या नहीं करेंगे, किस आदमी ने अंतिम समय पर प्लेटफॉर्म बदलने का फैसला किया बिहार जाने वाली ट्रेन का, जिसको ये पता नहीं था कि अगर आप अंतिम समय पर प्लेटफॉर्म बदलोगे तो इस तरह की भगदड़ बचेगी। मुंह में माइक डाल के जबरदस्ती में पूछ रहा, आरपीएफ मुझे दोनों तरफ से उठा रही थी, लेकिन फिर भी मैं सवाल पूछ रहा था। आज के रेल मंत्री से सवाल पूछने की कोई हिम्मत है नहीं।
अब आ जाइए विदेश मंत्री पर शिव जी। ऐसे विदेश मंत्री हमें मिले जिस विदेश मंत्री पर पहली सरकार में सुषमा स्वराज मोदी जी भरोसा ही नहीं करते थे। सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र में जाके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देके आ गई, लेकिन यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो हरदीप सिंह पुरी के जरिए जेफरी एप्स्टीन को, चाहे जेफरी या पता नहीं क्या है, मुझे सरने भी ध्यान आ रहा है, एप्स्टीन को साधने की फिराक में लगे हुए थे। ये तो है इस सरकार का कामकाज। अगर आप मुझे समय दे, समय की भी पाबंदी होती है, तो मैं एक एक मंत्रालय और एक एक मंत्री की इनकी पोल खोल कर रख दूंगा कि देश का इन्होंने कैसे बेड़ा गर्क कर दिया, चाहे गृह का मामला हो, रक्षा का मामला हो, वित्त का मामला हो, रेलवे का मामला हो, IT का मामला हो, कोई भी मंत्रालय आप उठा के देख लीजिए, ऐसा बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है। और इस देश में जो रोजगार देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है टेक्सटाइल सेक्टर, उस टेक्सटाइल सेक्टर का जिम्मेदारी टेक्सटाइल मिनिस्टर बना के दे रखा है मटन शॉप के ब्रांड एम्बेसडर गिरिराज सिंह को, पाकिस्तान भेजने की टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी चलाने वाले। हर चीज में कहते हैं पाकिस्तान भेज देंगे। ये तो इस देश की सरकार की हालत है। लेकिन अब नब्ज पकड़ ली है, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बिल्कुल जहां पे शक्ति का केंद्र है वहां पर निशाना साध दिया है विपक्ष ने। और अब नरेंद्र मोदी को अपने एक दोस्त के खिलाफ, नहीं जानता कि ये कार्रवाई कहां तक बढ़ेगी, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ी है शिव जी। अब साहिब के दोस्त को ईडी ऑफिस तो कम से कम भैया दरवाजे पे जाएंगे, उनका पास बनेगा, पास बनेगा तो पास में लिखा होगा अनिल अंबानी किस लिए आए हैं भैया, इनको पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है, किस मामले में आए हैं तो वो मामले का नाम लिखा होगा। वो तो अब ईडी के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। तो ये मान के चल लीजिए कि आज नहीं तो कल कार्रवाई होगी, और अब इसके तार वहां तक भी पहुंचेंगे जहां तक इस देश की जनता चाहती है, क्योंकि इस देश की जनता सीधे चाहती है कोई भी बेकसूर हो उनको परेशान ना किया जाए, लेकिन कोई भी कसूरवार है तो जेल की सलाखों के पीछे जरूर भेजा जाना चाहिए, चाहे वो अनिल अंबानी हो, चाहे वो गौतम अडानी हो, चाहे वो हरदीप सिंह पुरी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, या चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो। चलिए, आपने बहुत विस्तृत रूप से दर्शकों को समझाया, विभागवार समझा दिया, मंत्रियों के कारनामे समझा दिए। लेकिन मेरा जनता से सवाल है कि आखिर सरकार समन्वयी काम के लिए चुनते हैं, जनहित के काम के लिए चुनते हैं, लेकिन सरकार जब संसद से भाग जाए तो किसके लिए चुनते हैं? हमें जरूर बताइए। संसद में भागने में गलती किसकी है, पक्ष की या विपक्ष की? हमें जरूर बताएं, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और एक छोटी सी अपील मैं दर्शकों से करना चाहूंगा, भैया बहुत सारी पाबंदियां एक तरह से फिर शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा वीडियो यूट्यूब आपके पास पहुंचा भी नहीं रहा है, तो ये वीडियो आपको खुद ढूंढ ढूंढ के सर्च करना पड़ेगा। और जब आपने वीडियो ढूंढ लिया तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, ताकि यूट्यूब को लगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं। और ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ 5 आदमी को हमारे वीडियो कम से कम फॉरवर्ड कर दिया कीजिए व्हाट्सएप के जरिए या मैसेज के जरिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो अचानक भागता है और फिर यूट्यूब रोक देता है। ये बहुत सारी पाबंदियां है, मैंने आपको जिक्र ही कर दिया अभी मंत्री जी का कि कौन कौन से विभाग उनके पास है। तो ये तमाम दिक्कतें, और रेलवे की आलोचना करने के बाद तो वीडियो चले इस बात की वैसे ही गारंटी नहीं होती, आपको बढ़ाना पड़ेगा इसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार। नमस्कार।